नमस्कार, वीर इंडियन शो पे आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील अलाखंडी। कल की एक विशेष घटना हुई जिसमें आपने देखा होगा कि मुख्तार अंसारी को, जो कि यूपी के एक बहुत बाहुबली थे और जिन्होंने अपना एक अलग साम्राज्य फैला रखा था पूर्वांचल में, उनको कल पंजाब की रोपड़ जेल से शिफ्ट किया गया बांदा में और 900 किलोमीटर के लगभग करीब उनको रोड से ले जाया गया। दोपहर 2 बजे करीब वो रोपड़ से शुरू हुए और करीब आज सुबह 4:30 बजे वो पहुँचे बांदा की जेल में एक उनके स्वागत का विशेष तैयारियां की गई थी। वहाँ पे से जो एग्जिस्टिंग बांदा पे जो पूरा स्टाफ था जेल का, उसको बदल दिया गया था ताकि पहले की तरह कोई सांठगांठ उनके साथ नहीं हो सके और उनको वहाँ पर टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस, उनका खुद का रसोइया, उनका मनचाही खाना और सारी सुविधाएं उनको वहाँ मिल सके ताकि वो अपना सारा कारोबार जो है अपराध का वो वहाँ बैठ के चला सके, जो कि वहाँ चला सकते थे। तो ये तो एक बात थी। उनको वहाँ से रोपड़ से लाने के लिए करीब करीब 113 पुलिसकर्मी गए थे और 10 से 15 गाड़ियाँ गई थी, एक विशेष एम्बुलेंस गई थी, उसके साथ पूरा मेडिकल स्टाफ गया था उनके लिए। तो इसमें निश्चित रूप से काफ़ी खर्चा हुआ होगा, मे भी फ्यू करोड़, मोर 1 करोड़ के आसपास हो सकता है, उससे भी ज़्यादा। एग्जैक्ट फिगर तो कोई इसमें अगर आरटीआई डालेगा तो ही पता लगेगा, या फिर योगी जी के अकाउंटेंट ने उसका हिसाब रखा होगा कि उनको रोपड़ से लाने में, बांदा तक लाने में कितना खर्चा हुआ। और निश्चित रूप से जैसा कि योगी की एक परंपरा है, जो कि एक उनकी पहचान है, वो ये पूरा पैसा अंसारी से वसूल करेंगे। तो ऐसा होना चाहिए, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि एक और इसमें बात थी कि जो अंसारी की पत्नी थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि उनकी सुरक्षा, उनकी जान को खतरा है, उनके जो दुश्मन हैं वो रास्ते में कहीं भी उनको मार सकते हैं। तो उनको सरकार ने विशेष सिक्योरिटी, जिसमें मैंने कहा कि आपको 113 पुलिसकर्मी उनके साथ में आए थे, वो भी प्रोवाइड की गई। तो उन सब का खर्चा तो वसूल करना ही पड़ेगा। और यदि मेरा एक मानना है कि जो वीड थॉट ये है कि अगर जब उनकी गाड़ी पलटनी नहीं थी उनकी एम्बुलेंस में, जैसी लोगों ने शंकाएं व्यक्त की थी कि कोई शॉर्ट सर्किट होकर उसमें आग नहीं लगनी थी ताकि उससे जो बाकी लोग तो भाग जाएं और अंसारी जो कि बीमार है या वो जो बेल्ट से बांधे हुए थे व्हील चेयर पे, वो भाग नहीं पाए और उसमें वो उनकी एक अग्नि समाधि हो जाए। तो जब ऐसा नहीं करना था तो फिर इतना तामझाम करने की और इतने रिस्क लेने की क्या ज़रूरत थी। हो सकता है कि कोई अंसारी के जो विरोधी थे काफ़ी थे, क्योंकि इस स्टेज पे जब आप इतनी बड़े पैमाने पर अपराध की दुनिया में होते हो तो आपके निश्चित रूप से बहुत विरोधी होते हैं और वो मौके की तलाश में रहते हैं कि कब आपको निपटाया जाए। कई बार तो जेलों में भी हत्या कर दी जाती है गैंग वार में, आपने कई बार सुना होगा। और एक ये भी डर था अंसारी क्यों उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहिए। एक तो योगी बाबा का डर था, वो तो था ही, और दूसरा डर ये था। तो जब उनको सुरक्षित लाना था तो फिर इतने तामझाम और इसकी रिस्क, क्योंकि अगर उनके विपक्षी, उनके विरोधी अगर हमला करते उनके कारवान पर तो उसमें निश्चित रूप से पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है और उसमें हो सकता है कुछ लोग हताहत भी हो जाते। तो ये हताहत होने की ये सारी रिस्क क्यों ली गई और इतना खर्चा जब था तो सीधा एक हेलीकॉप्टर बांधा रोपड़ के पुलिस थाने में, जेल में उतारते, वहाँ से उठा के उनको ले आते। वो सस्ता भी पड़ता और सेफ भी रहता और उन कल के कल ही अंसारी वहाँ से शिफ्ट हो जाते और उनकी वहाँ पे से खातिरदारी पहले से ही शुरू कर दी गई होती बांदा में कल ही से। तो ये क्यों किया गया, ये मेरा सवाल है। इसका जवाब जरूर आप कहीं ना कहीं से ढूंढेंगे तो मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें हेलीकॉप्टर से उठा लेना चाहिए था। और जब खर्चा उनसे ही वसूल करना था, ये तो पक्का मानिए कि एक एक पाई योगी आदित्यनाथ ने, जब उन्होंने सीएए के विरुद्ध में जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में दंगे हुए थे, जो जिसमें पुलिस के जितने डंडे टूटे थे, उन डंडों की कीमत भी उसने लोगों से वसूल की थी, उन्होंने, योगी जी ने। तो इसकी कीमत तो पूरी की पूरी अंसारी से वसूल की जाएगी। तो फिर क्यों नहीं उनको योगी जी हेलीकॉप्टर से बुला लेते, क्यों इस तरह की इतना लंबा खेला किया और अपने कुछ जवानों की अननेसेसरीली जान खतरे में डाली। हालांकि हुआ कुछ नहीं, है अच्छी बात है। सुबह 4 बजे वहाँ पहुँच गए, उसके बाद शायद उन्होंने सोने की इच्छा जाहिर की, वो थक गए थे। बहुत सारे फेसबुक के लोग उस पर बहुत सारे कमेंट करते हैं। उसमें ये भी एक कमेंट है कि 9 घंटे के
सफ़र के दौरान मुख्तार अंसारी की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो उठ के पेशाब कर ले। तो ये खौफ है योगी आदित्यनाथ जी का। और अब न्याय होगा। अखिलेश यादव ने एक शंका जताई है कि उत्तर प्रदेश में उनको न्याय नहीं मिलेगा। तो किस न्याय की बात कर रहे हैं? उनको न्याय नहीं मिलेगा या फिर वो चाहते हैं कि जो जिन लोगों के खिलाफ जो इन पे हत्या और अटेम्प्टेड मर्डर के केसेस चल रहे हैं उनको न्याय नहीं मिलेगा, या फिर मुख्तार अंसारी को न्याय नहीं मिलेगा? और फिर अगर ऐसा था, वो अगर उनको निरपराध मानते हैं, इनोसेंट मानते हैं, तो फिर उन्होंने क्यों मुलायम सिंह के कहने पर भी मुख्तार अंसारी को 2017 मेरे ख्याल से 17 में चुनाव हुए थे, 2017 के चुनाव में क्यों नहीं उनको अपनी पार्टी में शामिल कर दिया, जबकि मुख्तार अंसारी पहले समाजवादी पार्टी में ही थे और वो जेल बैठे बैठे उन्होंने फिर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और वो आज की शायद दिन में विधायक हैं। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि उनके कई ऐसे केसेस हैं जो कि एकदम समाप्ति की ओर में, जहाँ पे कुछ ही समय में 1 या 2 तिथियों में निर्णय आ जाएगा और उनको सज़ा हो सकती है। तो पहले ऐसा भी था कि जज जो थे जिनके कोर्ट में मुख्तार अंसारी का केस आता था, वो लोग छुट्टी ले लेते या वहाँ से ट्रांसफ़र ले लेते। इतना उनका खौफ था, तो कोई ये हिम्मत भी नहीं कर पाता था कि उनके खिलाफ जजमेंट दे या फिर कुछ भी टिप्पणी करे। वैसे अंसारी का सबसे पहले नाम आया था 2004 में, जब उन्होंने एक सेना के भगोड़े से एक मशीन गन खरीदने का सौदा किया था करीब 1 करोड़ रुपए में। जहाँ आप समझिए 2004 में 1 करोड़ रुपए वो देने को तैयार थे, तो उनका कितना बड़ा गैंग था। और वो उसके बाद कोई शायद कहीं कोई मास किलिंग या कुछ करना चाहते तो कुछ प्लान था, और उसमें ही उसको पकड़ लिया गया था। और उन पर जो पुलिस अफसर थे, शैलेंद्र सिंह DSP थे, उसमें जिन्होंने इनको ट्रैप किया था और पकड़ा था, उन्होंने उसको पोटा लगाने की उन्होंने सिफारिश की थी और उन पर काफ़ी जोर डाला गया था कि वो उनसे पोटा हटा दे। उन्होंने जब मना कर दिया था और उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद भी उन पर कुछ चार्ज लगा के उनको जेल में डाल दिया गया था। और वो योगी जी की सरकार के आने के बाद ही शायद उन पर से चार्ज विड्रा किए गए और उनको जेल से छोड़ा गया। तो इतना खौफ था उसका। और राजनीति में जो चाहे BSP की सरकार रही हो चाहे SP की सरकार रही हो, उनका अच्छा खासा डर था और वो वास्तव में एक किंग थे उस समय अपने इस एरिया के। उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। लेकिन योगी जी हैं, और अब इतना खौफ आपने कहीं देखा नहीं होगा किसी बड़े टॉन के मुंह पे। आगे देखिए क्या होता है, किस किस में उसको फटाफट जो योगी जी की सरकार में केसेस भी चल रहे हैं उनमें फटाफट निर्णय आएगा और उनका क्या होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और चल रही है देश में जो कि आपको शायद इंटरेस्ट हो। एक तो पंजाब का चुनाव, बंगाल का चुनाव, जिसमें तीसरे चरण का पोलिंग हो गया था। और यहाँ पर पहले चुनाव से पहले बताई जाती थी कि तृणमूल कांग्रेस काफ़ी मजबूत है और जो 30-31 सीटें उनमें से ज़्यादातर पे वो जीत जाएगी। लेकिन अब जो विभिन्न सोर्सेज से खबरें आ रही हैं उसमें लग रहा है कि 12 से 15 तक इनमें से BJP के जीतने के चांसेस हैं। उन्होंने अपनी काफ़ी स्थिति सुधारी है। और एक बात और है कि नरेंद्र मोदी ने शायद वही अपना एजेंडा सेट करते हैं और दीदी जो कहते थे उस पर भी ममता बनर्जी को आपत्ति है। और अब वो विकास और ये हिंदू मुसलमान फॉर द टाइमिंग भूल गई और दीदी पे आ गई है कि वो उससे इंसल्ट किया, उससे बंगाल की महिलाओं का अपमान हुआ। ये एक गणित है जो केवल वही समझ सकती है। और तीसरा जो मामला जो अभी इंटरेस्टिंग चल रहा है वो अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद में महाराष्ट्र सरकार में है। लेकिन जैसा मैंने एक आपको पुराने वीडियो में कहा था कि लोग शरद पवार को कितना ओवर एस्टिमेट करते हैं, वो देशमुख के इस्तीफे में भी उनकी कोई एक चाल समझ रहे हैं। और उस चाल में वो लोग बता रहे हैं, जो उनके साथी पत्रकार या उनके प्रशंसक हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें भी उन शिवसेना को फंसाने की उनकी कोई चाल होगी। तो जिस तरह योगी का डर मुख्तार अंसारी पे इतना खौफ है, उसी तरह एक अलग प्रकार का खौफ शरद पवार का है कि वो अपने मंत्री से इस्तीफा दिलवाते हैं तो भी लोग कहते हैं कि इसमें भी उनकी कोई चाल होगी जिसमें शिवसेना के उद्धव ठाकरे को
ट्रैप करने की बात होगी। हालांकि उद्धव ठाकरे को ट्रैप करना कोई बड़ी बात नहीं है, उनके पास बहुत ज़्यादा कोई नीतिगत रणनीति बनाने के लिए सलाहकार नहीं है, जैसा कि जनरली दूसरी पार्टियों के पास होता है। शरद पवार तो खुद ही रणनीतिकार हैं, उनके पास भी सपोर्ट है प्रफुल्ल पटेल का, छगन भुजबल, कई लोगों का। कांग्रेस के पास 2 चौहान हैं बड़े बड़े, और भारतीय जनता पार्टी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो कल इसके साथ ही दूसरे 2-3 राज्यों में भी एक दिन का जो पोल था वो समाप्त हो गया। अब केवल बंगाल, यानी जो 5 राज्य चुनाव जिनमें विधानसभा का चुनाव होना था, उनमें से 4 राज्यों में मतदान पूरा हो गया है। एग्जिट पोल तो आपको पूरे बंगाल के चुनाव होने के बाद ही मिलेंगे, पर धीरे धीरे से कहीं से खुसुर फुसुर निकल के आएगी, आपको भी सुनाई देगी, और मुझे जब पता लगी तो मैं आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मेरा ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कीजिए, और थोड़ा भी अच्छा लगा हो 10-15-20% भी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह कीजिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद।